Today my topic is judicial system of UK. Judicial system of UK. When we talk about the judicial system of UK, we have to discuss relating to the structure of UK judiciary first, and second, Supreme Court of United Kingdom. Simultaneously, we have to discuss judiciary of Scotland, judiciary of Northern Ireland, judiciary of England and Wales. It means UK, United Kingdom, having three judicial system. One of England and Wales. Second one is Scotland. And third one is Northern Ireland. Northern Ireland. Then we say United Kingdom having three judicial system. But in the context of India having one judiciary system. And afterwards, we must discuss the independence of the judiciary of United Kingdom. मतलब यूनाइटेड किंगडम में तीन जुडिशियल सिस्टम हैं, जिसमें इंग्लैंड और वेल्स का जुडिशरी सिस्टम एक है, स्कॉटलैंड की अपनी जुडिशरी सिस्टम है और नॉर्दर्न आयरलैंड की अपनी जुडिशरी सिस्टम है। और अगर हम तीनों जुडिशियल सिस्टम को अलग अलग बात नहीं करें तो हम यूनाइटेड किंगडम के जुडिशियल सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे। तो यूनाइटेड किंगडम के जुडिशियल सिस्टम को समझने के लिए भी हमें तीनों जुडिशियल सिस्टम को स्टडी करनी पड़ेगी। इसके बाद हम यूके के जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी की भी बात करेंगे, जैसे इंडियन जुडिशियल सिस्टम कितना इंडिपेंडेंट है उसकी भी बात करते हैं। तो जब हम इंडियन जुडिशरी सिस्टम के इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं और हम ये बात डेफिनेटली बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तीन बॉडी बने हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी, और कोई भी सिस्टम, कोई भी इंस्टीट्यूशन एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो हमें यूके के जुडिशरी के इंडिपेंडेंसी को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के और एलाइड कोर्ट के इंडिपेंडेंसी के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कहा कि यूनाइटेड किंगडम का तीन अपना जुडिशियल सिस्टम है। अब ये बात आता है कि यूनाइटेड किंगडम का जो सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होती है अपील की, 2005 से पहले ये सब सारे पावर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में निहित होता था और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके की हाईएस्ट लेजिस्लेशन भी थी और हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी भी था। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके पे अगर डिस्कशन करें तो यूके सुप्रीम कोर्ट इज एस्टैब्लिश इन 1 अक्टूबर 2009। जब
1 अक्टूबर 2009 में यूके की सुप्रीम कोर्ट बनी, तो यह सवाल बड़ा ही अचंभित करने वाला है कि यूके की सुप्रीम कोर्ट 2009 में बनी, तो क्या 2009 से पहले सुप्रीम कोर्ट था या नहीं था? तो 2009 से पहले सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के तौर पे था। और 2005 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बाद यूके में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। इसका मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पावर को रिड्यूस किया गया, रिमूव किया गया, और उसके बाद यूके में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात आता है, जुडिशियल रिव्यू इन यूके। अगर यूके में कोई भी कोर्ट, यूके का कोई सा भी कोर्ट हो, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ का रिव्यू नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ का रिव्यू नहीं कर सकती है, इसका मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी ही नहीं गई यूके के भीतर। और अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना भी देती है, लॉ अगर गलत भी है, तो वहां की सुप्रीम कोर्ट उसको अल्ट्रा वायरस घोषित नहीं करवा सकती है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर लेजिस्लेशन ने कोई लॉ बनाया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में एक स्पेसिफिकली मेंशन किया है, जुडिशियल रिव्यू, अगर फंडामेंटल राइट से इंडोरगेंट लॉ अगर बना दिया, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा ही। मतलब फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट कोई लॉ बन भी नहीं सकता। लेकिन यूके की कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रही है कि अगर कोई ऐसा लॉ बना जो पार्लियामेंट ने बनाया, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा ही नहीं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके के पास किस लॉ को, किस डिसीजन को रिव्यू करने की पावर है? तो मैं आपको बताऊं कि मात्र एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ हैं, उसका जुडिशियल रिव्यू जो है यूके का सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप लिमिटेड है, और हमारे इंडियन लॉ में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बड़ा है और बड़ी ही विस्तृत तरीके से लॉ का इंटरप्रिटेशन करता है। तो यूनाइटेड किंगडम का जुडिशियल सिस्टम का स्कोप लिमिट है, और रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेशन का रीजन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का मात्र जुडिशियल रिव्यू होगा। लेजिस्लेशन का जो डिसीजंस है, लेजिस्लेशन के जो बनाए हुए लॉ है, उसका इवैल्यूएशन जुडिशरी नहीं करेगी। अब ये सवाल आता है कि जुडिशियल रिव्यू अलाउड बाय द कोर्ट टू रिवाइव द डिसीजन और एक्शन ऑफ द पब्लिक बॉडी सच एज गवर्नमेंट एजेंसी और लोकल अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव में भी गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं, जो कानून व्यवस्था संचालित करती है, उसके काम को ही रिव्यू किया जा सकता है। लोकल बॉडी या अथॉरिटी, जैसे हमारे यहाँ जीडीए और डीडीए हैं, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके ही कामों का जो है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और वह डिसीजन जिसका जुडिशियल रिव्यू होना है या होगा, वो होना कैसा चाहिए? तो कहता है कि इट मस्ट बी इलीगल and the procedures are not properly followed by the legislation and the law must be irrational। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में ये तीन कमियां हैं, चाहे वह इलीगल है या प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है या इरेशनल है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। The court
कैन नॉट ओवरटर्न द प्राइमरी लेजिस्लेशन। कहने का मतलब हुआ कि प्राइमरी लेजिस्लेशन को ओवरटर्न कोर्ट नहीं कर सकती है, बट इट कैन क्वेश्चन द secondary legislation. Now question arise, what do you mean by primary legislation? Primary legislation का मतलब क्या है? Primary legislation का मतलब है billing process within the parliament. मतलब बिल लाया, पार्लियामेंट में पारित किया और उससे लॉ बनाया. This is a primary legislation. And secondary legislation, it is a small changes made in the act, usually done by the ministers. उसमें उस लॉ को बनने के बाद इम्प्लीमेंट करने में जो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन है, जो किसी सर्कुलर नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट के थ्रू हो सकता है, उसको हम सेकेंडरी लेजिस्लेशन कहते हैं. तो मात्र जुडिशियल रिव्यू की गुंजाइश यूके के भीतर सेकेंडरी लेजिस्लेशन है उसी में है, प्राइमरी में है ही नहीं. Now, my point is about to discuss of the judge of Supreme Court. तो मैंने देखा अभी तक कि जुडिशियल रिव्यू का स्टेटस है क्या. तो उसमें जो जज की भूमिका होती है, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके, हम जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूके की बात करें तो उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की बात डेफिनेटली करनी पड़ेगी. तो चलिए मैं उसको भी डिस्कस करता हूं. जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश मोनार्क एंड द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नेसेसरी एंड द एडवाइस must be received by the selection committee. It means the British monarch advised to Prime Minister and Prime Minister received the recommendation of the selection committee. Then the Supreme Court or judges of the UK will appoint. तो अपॉइंटमेंट होने के लिए क्या हुआ? जज की अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करेगा प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेगा ब्रिटिश मोनार्क को, और तभी सुप्रीम कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट होगा. अब ये सवाल आता है कि अपॉइंटमेंट हो गया तो उसकी रिटायरमेंट की एज क्या होगी? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके के जज की रिटायरमेंट की एज 70 ईयर्स, 70 साल. अगर हम इंडिया की बात करें तो 65 ईयर्स. लेकिन मार्च 2022 में इस रिटायरमेंट के एज को 70 से बढ़ा करके 75 साल कर दिया गया. द एज इंक्रीज फ्रॉम 70 to 75 ईयर्स. इट मीन्स द जजेज use the full life, enjoy the full life as a judgeship in England. The number of judges in Supreme Court, Section 23, clause number 2 of the Constitutional Reform Act 2005, which established the court, it says that the total current position of the judges in UK is 12, and out of which one is president, another is deputy president, and 10 judges. The total number is 12. But in the Indian context, the highest position is CJI, Chief Justice of India. The hierarchy of the UK judges and the Indian judges denomination is quite different. अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि इंग्लैंड में लेजिस्लेशन का काम और अपील का काम दोनों हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास था, और जैसे ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कोई व्यक्ति मेंबर बना
उस व्यक्ति के पास लॉर्ड की टाइटल ऑटोमेटिक आ जाती थी। अब अगर कोई व्यक्ति हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर था और अगर वह जज बना, ऐसे में उसको लॉर्ड की उपाधि देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन 2009 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 हुआ, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जज बनता है जो पार्लियामेंट का, लेजिस्लेशन का मेंबर नहीं था, तो ऐसे में जज बनते ही उसको पहले लॉर्ड की उपाधि देनी पड़ेगी। अगर वह फीमेल है तो उसको लेडी का टाइटल देना आवश्यक है। अब ये सवाल आता है कि जो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा वह कौन कौन व्यक्ति हो सकता है। तो पहला तो मेंबर होगा प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, द सीनियर यूके जज। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द सीनियर यूके जज, तो हमें ये देखना पड़ेगा जो 3 हमारे जुडिशरी हैं यूके का, उसमें जो तीनों में सबसे सीनियर होगा वह सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा। और तीसरा, मेंबर ऑफ ईच कोर्ट्स। When we talk about the member of each court, it means Judicial Appointment Board of Scotland, Northern Ireland and Judicial Appointment Commission of UK। इन तीनों बोर्ड का एक एक मेंबर होगा और इससे सिलेक्शन कमेटी बनी। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से व्यक्ति आया? तो सिलेक्शन कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट आया, सीनियर जज ऑफ यूके आया, और जो 3 हमारे सिस्टम्स हैं, इंग्लैंड और वेल्स का एक सिस्टम, स्कॉटलैंड का एक सिस्टम और तीसरा नॉर्दर्न आयरलैंड का, ये जो सिस्टम है इसमें से एक एक मेंबर आएगा जो सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है डिस्कशन करने के लिए, रिमूवल ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या प्रक्रिया है? तो इसमें मैं आपको सिंपल सी बात कहूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यूके की पार्लियामेंट में पिटीशन फाइल होता है। हमारे यहां इंडिया में इम्पीचमेंट प्रोसीजर है और वहां पिटीशन फाइल होगा, और पिटीशन जो है बोथ पार्लियामेंट से पास होने के बाद मोनार्क के पास आएगा, राजा के पास आएगा, और राजा जो है उसको रिमूव करेगी। इस रिमूवल की प्रक्रिया को एस्टैब्लिश किया गया था 1701 में, मतलब जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ करता था। तो अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज पुराने समय से लेके अभी तक यूके में कोई सा भी जज रिमूव हुआ क्या? तो मैं कहूंगा, दिस पावर इज रेयरली एक्सरसाइज एंड हैज नेवर बीन यूज्ड against the Supreme Court judges up to the modern history। अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है इम्पीचमेंट का या रिमूवल का। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। जब आप इंग्लैंड और वेल्स, जो इंग्लैंड और वेल्स, मैंने कहा था कि इसका जुडिशियल का सिस्टम एक है, जब हम उस पर डिस्कशन करेंगे तो वहां सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट 2 तरह की काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इंग्लैंड और वेल्स में 2 तरह का काम करेगी, एक तो क्रिमिनल का और दूसरा सिविल मैटर को देखेगी। क्रिमिनल मैटर को जब देखेगी तो वहां सबसे बड़ा कोर्ट आएगा कोर्ट ऑफ अपील। सबसे बड़ा कोर्ट आएगा कोर्ट ऑफ अपील। दूसरा आएगा उससे नीचे क्राउन कोर्ट, और तीसरा आएगा मजिस्ट्रेट कोर्ट। क्रिमिनल मैटर को देखें तो 3 तरह का कोर्ट आ गया।
दूसरा, अगर हम सिविल मैटर को देखें तो पहला तो सेम रहेगा, कोर्ट ऑफ अपील। पहला तो हमारा सेम रहेगा, कोर्ट ऑफ अपील। उसके नीचे आएगा हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। और उसके नीचे आएगा चांसलरी कोर्ट। उसके नीचे आ जाएगा चांसलरी नहीं, कॉन्ट्री कोर्ट। चांसलरी नहीं, कॉन्ट्री कोर्ट। चांसलरी नहीं, कॉन्ट्री कोर्ट। अब हम इस पर जब ध्यान डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो जो सिविल साइड में हमारा हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी 3 पार्ट में बटा हुआ है, क्वीन बेंच, चांसलरी डिवीजन और फैमिली डिवीजन। और सबसे लास्ट में सिविल का मैटर, जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी या जो लोएस्ट जुरिडिक्शन वाला जो कोर्ट है वह कॉन्ट्री कोर्ट है, जो प्योरली सिविल और फैमिली के मामलों को देखती है। अब हम थोड़ी सी बात कर ले क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके की हम बात कर रहे हैं। जो क्रिमिनल कोर्ट है जिसमें हाईएस्ट है कोर्ट ऑफ अपील, और उसके जस्ट नीचे है क्राउन कोर्ट, और उसके नीचे है मजिस्ट्रेट का कोर्ट। अगर मैं इंडियन कंटेस्ट में अगर इसका कंपेयर करूं तो कोर्ट ऑफ अपील को आप कह सकते हैं ये हमारे यहाँ इंडिया का हाई कोर्ट के बराबर है। ये अगर कंपेयर करें तो कोर्ट ऑफ अपील इंडिया का हाई कोर्ट के बराबर है, और क्राउन कोर्ट को कहें, कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं ये हमारे इंडिया में कोर्ट ऑफ सेशन की तरह काम करती है। और मजिस्ट्रेट कोर्ट की अगर बात करें तो हमारे यहाँ जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उस तरह से काम है। और क्योंकि ये सब सारे के सारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं तो यहाँ 95% मैटर क्रिमिनल वाला होगा और 5% मैटर सिविल वाला सुना जाएगा। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर क्रिमिनल कोर्ट है तो वो प्योरली क्रिमिनल मैटर को सुनता है, सिविल से उसको कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई भी कोर्ट सिविल का है तो उसको क्रिमिनल के मैटर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यूके में सिविल कोर्ट भी है तो उसको 5% अपना टोटल मैटर का 5% वह क्रिमिनल का सुनेगी, क्रिमिनल भी सुनेगी। और अगर कोई क्रिमिनल का है तो वो 5% मैटर जो है सिविल का सुनेगी। एक तरह से देखा जाए तो दोनों कोर्ट, सिविल और क्रिमिनल, साइमल्टेनियसली प्रोसीडिंग्स को सुनता है। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉटिश कोर्ट सिस्टम। स्कॉटिश कोर्ट सिस्टम की अगर बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके। इसका फॉर्मल नाम क्या था? फॉर्मली नेम क्या था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फॉर्मल नेम इसका ये था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हम बात करें स्कॉटलैंड का जुडिशियल सिस्टम। जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो इसके नीचे आपको हाई कोर्ट की बात करनी पड़ेगी। उस हाई कोर्ट का, जिस तरह से आपने देखा कि यूके की हाई कोर्ट को हम कह रहे थे कोर्ट ऑफ अपील, यहाँ
स्कॉटलैंड में इस हिरार्की को बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में 3 इनर हाउस, मतलब 3 जज होते हैं। इनर हाउस 3 जज होते हैं। और फिर इससे नीचे पहला हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके, उसके नीचे हाई कोर्ट के तौर पे यहाँ स्कॉटलैंड में कोर्ट ऑफ सेशन है, जिसमें 3 जजेज होते हैं, जिसको बोला जाता है इनर हाउस। और उसके बाद इससे नीचे, हाई कोर्ट से नीचे आता है कोर्ट ऑफ सेशन, आउटर हाउस। कोर्ट ऑफ सेशन, आउटर हाउस। कोर्ट ऑफ सेशन, आउटर हाउस। और इस पे जो जजेज हैं ऑर्डिनरी जजेज हैं, लॉर्ड ऑर्डिनरी हैं, मतलब सामान्य, कोई स्पेसिफिक चीजें इनके पास नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद 2 कोर्ट यहां और आता है, शरीफ कोर्ट। और ये जो शरीफ कोर्ट है, ये लेस सीरियस नेचर के मैटर को देखता है। और इसका काम क्या है? लेस सीरियस नेचर का मैटर देखता है, लेस सीरियस नेचर मैटर को देखता है। और इसकी जो अपील है वो आती है शरीफ प्रिंसिपल के पास। मतलब जो लोएस्ट मैटर को देख रहा है वह शरीफ कोर्ट है, और शरीफ कोर्ट का अपील का आता है शरीफ प्रिंसिपल के पास। और इस दोनों की अपील को कौन सुनता है? कोर्ट ऑफ सेशन सुनती है। मतलब कोर्ट ऑफ सेशन जो आउटर हाउस है, उसकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन इनर हाउस में सुनी जाती है। शरीफ का जो कोर्ट है, जहां लेस सीरियस नेचर के मैटर को सुना जाता है, उसकी अपील शरीफ प्रिंसिपल के पास होती है। और शरीफ कोर्ट डायरेक्ट इनर हाउस भी आ सकता है, शरीफ प्रिंसिपल भी डायरेक्ट कहां आ सकता है? इनर हाउस आ सकता है। दिस इज ए सिस्टम ऑफ स्कॉटलैंड, जुडिशियल सिस्टम ऑफ स्कॉटलैंड। अब हम बात कर लेंगे नॉर्दर्न आयरलैंड का। तो नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करने से पहले मुझे बोर्ड थोड़ा सा साफ भी करना पड़ेगा। हम तीसरा जुडिशियल सिस्टम जो नॉर्दर्न आयरलैंड का है उसकी बात करेंगे। जैसा कि आप समझ रहे हैं, टॉप में तो सुप्रीम कोर्ट आएगा। मैं बात कर रहा हूं किसका? नॉर्दर्न आयरलैंड का। तो टॉप में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके तो आएगी ही, और इसका काम 2 पार्ट में बट जाएगा, सिविल और क्रिमिनल। मान लेते हैं इधर सिविल कोर्ट, दूसरे साइड में क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट का जो हाईएस्ट कोर्ट है उसका नाम है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इंडिया की तरह। उसके नीचे सर्किट कोर्ट, और सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और अगर क्रिमिनल मैटर की बात करें, क्रिमिनल केस की बात करें, तो कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील। और कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील के नीचे
सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट और स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट दो एस्टैब्लिश होता है। सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट और दूसरे पार्ट में स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट। स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट, और इस दोनों के नीचे होता है सर्किट कोर्ट। और सर्किट कोर्ट और सर्किट कोर्ट के नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो ये हमने यूके का जो जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें आपने देखा कि इंग्लैंड का जुडिशियल सिस्टम अलग है, स्कॉटलैंड का अलग है, और नॉर्दर्न आयरलैंड का जुडिशियल सिस्टम अलग है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगर हम यूके के जुडिशरी के इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि यूके की जुडिशरी सम एक्सटेंट ही इंडिपेंडेंट है। और उसके लिए लायबल कौन है? उसके लिए लायबल है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हालांकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स तो अब नहीं कहे, हम कह सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट अब लायबल है, क्योंकि वहां की जुडिशरी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू की पावर है, लेजिस्लेशन के मैटर को रिव्यू करने की पावर है नहीं। दूसरा, क्योंकि वहां की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल कोई फैक्टर है वो वहां की जुडिशरी को इफेक्ट नहीं करता है। जैसे अगर कोई वेल्दी पर्सन है, रिच पर्सन है, या मीडिया है, या गवर्नमेंट है, वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है, न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है। जज का न्यूट्रल होना भी एक जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी केसेस है, जितना भी सीरियस है, उसमें किसी भी तरह का जो है इंटरफेयर संभव नहीं है। इसका मतलब जज भी बायसनेस से परे होकर के काम करता है। दूसरा जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है, रूल ऑफ लॉ, बिकॉज यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब यह है कि वहां कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एक सिंगल फॉर्म में पूरी बातें लिखी गई नहीं है, इसलिए वह कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटेन है। और रूल ऑफ लॉ अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी फुल्ली फॉलो होता है, कंप्लीटली फॉलो होता है, इसलिए इंप्लाइडली हम कह सकते हैं कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जूरी सिस्टम। हम लोगों ने एक मूवी देखा था, रुस्तम पावरी, जिसमें जूरी ट्रायल को बताया गया था। इंडिया में जूरी ट्रायल का आज के डे में कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लैंड की बात करें, वहां जूरी सिस्टम है। और जूरी सिस्टम जो है बेसिकली 12 रैंडम जज सेलेक्ट किया जाता है किसी पार्टिकुलर केस के लिए, और वो जो उसमें प्रायोरिटी देखा जाता है कि 12 जज डिसाइड हो गया, 50% से ज्यादा अगर उस पर सपोर्ट है तो इसका मतलब वो बातें प्रूफ होती है जूरी ट्रायल के थ्रू। और ये जो जूरी ट्रायल का जो सिस्टम है, ये बेसिकली क्रिमिनल ट्रायल के लिए होता है, सिविल नेचर के लिए होता नहीं है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि क्रिमिनल मैटर को सॉल्व करने वाला, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्कॉटलैंड में, तो क्रिमिनल मैटर को देखने वाला कोर्ट ऑफ अपील है, क्राउन कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है। अगर हम बात करें नॉर्दर्न आयरलैंड का, तो क्रिमिनल मैटर को देखने वाला कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील, उसके बाद सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट और स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट
उसके नीचे सर्किट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब सारे जो कोर्ट है जो क्रिमिनल मैटर को देखता है उसके लिए जूरी ट्रायल होता है। हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं। जज की अपॉइंटमेंट भी ट्रांसपेरेंट मेथड से हो रहा है। जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें भी किसी का दबाव नहीं होता। इतना ही नहीं, उस जज का जो टेन्योर है, उसकी जो काम का जो तरीका है, उसके पर्सनल लाइफ की जो सेफ्टी है, किसी भी परिस्थिति में उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उसको सोशल लाइफ में प्रोटेक्शन के लिए जो सैलरी दी जाती है 2,69,530 पाउंड पर ईयर का रेम्युनरेशन दिया जाता है। जब हम इन सब चीजों का डिस्कशन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यूके की जुडिशरी इन अ ग्रेट एक्सटेंट इंडिपेंडेंट है और किसी का उस पर इंटरफियर है नहीं। लेकिन जिस तरह से इंडिपेंडेंसी जुडिशरी को इंडिया में मिला हुआ है थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर, उस तरह की इंडिपेंडेंसी यूके के जज को नहीं है। लेकिन नहीं है का मतलब ये नहीं है कि वहां का जज असमर्थ है। दे प्ले द हाईएस्ट प्रिविलेज विद इन हिज कंट्री। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।